हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 51 का दिसंबर 23 का सॉल्यूशन, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो ये बोल रहा है एक्सप्लेन द टर्म अल्फ़ा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग से अल्फ़ा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग के बारे में पूछा है और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और टेस्टिंग से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे मॉड्यूल टेस्टिंग हो गया, यूनिट टेस्टिंग हो गया। तो ये आपसे जून 24 में पूछा था, तो ज़रूर मैंने बताया जैसा कि ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, BCS 51 का अगर आप एक रात पहले भी देख रहे हो ना ये वीडियो और आपने जून 24 का नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। और ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं दिसंबर 24 में एग्ज़ाम देने वाला हूँ तो जून 24 का तो पढ़ने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। ठीक है, क्योंकि डिट्टो प्रीवियस से भी क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं एकदम जस्ट पीछे वाला। ठीक है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ पे चलिए हम लोग अल्फ़ा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग के बारे में देखते हैं। तो देख, अल्फ़ा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग आर क्रूशियल स्टेट्स in software development life cycle designed to identify and fix bugs before a product is released to a general public। ठीक है, तो अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग क्या होता है, वही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में यूज़ किया जाता है। और इसको क्या डिज़ाइन क्यों किया जाता है, ताकि ये आइडेंटिफाई कर पाए और फिक्स कर पाए बग्स को, है ना, बग्स हो गया या फिर दिक्कत हो गया, एरर हो गया, उन सबको फिक्स कर पाए बिफोर जब हम लोग फाइनल प्रोडक्ट यूज़र को भेजे उससे पहले जितनी भी दिक्कतें परेशानियाँ हैं उसको सॉर्ट कर दें। तो ये होता है। अब देखिए अल्फ़ा टेस्टिंग क्या होता है। तो देखिए अल्फ़ा टेस्टिंग इज़ अ इनिशियल फेज ऑफ टेस्टिंग परफॉर्म बाय डेवलपर्स, इंटरनल टेस्टर्स और क्वालिटी अश्योरेंस स्टाफ विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन दैट डेवलप द सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो अल्फ़ा टेस्टिंग क्या होता है कि भाई इनिशियल फेज होता है टेस्टिंग का, यानी कि जो सिस्टम बनाया है, जैसे कि आपने कोई सिस्टम बनाया है तो आप ही लोग, मान लीजिए आप 4 दोस्त मिलके बनाए हो। ठीक है, तो आप जो 4 मिलके वो सिस्टम को चेक करते हो ना, उसको कहते हैं अल्फ़ा टेस्टिंग। ठीक है, परफॉर्म बाय डेवलपर के द्वारा ही उस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है, या फिर इंटरनल टेस्टर्स, जो अलग अलग नाम है, जैसे डेवलपर से कर लिया, या फिर टेस्टर्स होते हैं जो टेस्ट करते हैं, है ना, सिस्टम को, वो हो गया, या फिर क्वालिटी अश्योरेंस स्टाफ हो गया। ये सब जो चेक करता है, जो भी डेवलप किया है सॉफ्टवेयर को, वो जो काम करता है, टेस्टिंग करता है, उसको कहते हैं अल्फ़ा टेस्टिंग। ठीक है, इट्स प्राइमरी पर्पस इज टू आइडेंटिफाई बग्स एंड इशू बिफोर द सॉफ्टवेयर इज रिलीज टू वाइडर ऑडियंस। ठीक है, इसका प्राइमरी पर्पस ही ये होता है कि बग्स को आइडेंटिफाई कर लो और उसको फिक्स कर दो मेन वाइडर ऑडियंस तक पहुंचने से पहले। ठीक है, इसका देखिए हेयर एज क्लोजर लुक। तो इसका इन्वायरमेंट क्या होता है, तो कंडक्टेड इन अ कंट्रोल इन्वायरमेंट विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वही है कि हम लोगों का कंट्रोल इन्वायरमेंट में होता है, यानी कि ऑब्वियस सी बात है, आप 4 लोग मिलकर कर रहे हो या फिर डेवलपर ही टेस्ट कर रहा है, तो इन्वायरमेंट एकदम कंट्रोल रहता है और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होता है। जो जिसने प्रोजेक्ट को बनाया है, जिसने सिस्टम को बनाया है, वही चेक कर रहा है। तो ये हो गया। उसका देखिए पार्टिसिपेंट्स क्या होता है, typically involves internal employees such as developer, testers and possibly some stakeholders। तो इसका पार्टिसिपेंट्स क्या होता है, आपको पता है, वही इंटरनल एम्प्लॉयज़ हो गया, या फिर डेवलपर हो गया, टेस्टर हो गया, या फिर कोई स्टेक होल्डर ही हो गया। फॉर एग्जांपल क्लाइंट को ही दिखा रहे, क्लाइंट अपने हिसाब से ही टेस्ट कर रहा है, तो ये सब भी हो सकता है। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स यानी कि सब अपना ही जो बनाया है वही टेस्ट कर रहा है। फिर देखिए फोकस क्या करता है, ये एम्फोसाइजेस टेस्टिंग द कोर फंक्शनलिटी, यूजिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। ठीक है, यानी कि ये क्या करता है कि टेस्ट करता है कि फंक्शन जो हम लोग सिस्टम बनाए उसका फंक्शन सही से हो रहा है कि नहीं, वो जिस काम के लिए वो है वो सही से हो पा रहा है कि नहीं, उसको सही से यूज़ कर पा रहे कि नहीं, फंक्शन जो सॉफ्टवेयर जो है वो स्टेबल है कि नहीं। ठीक है, जिस काम के लिए वो कर पा रहा है कि नहीं, वो सब चीज़। तो ये हो गया। इसका देखिए मेथड्स includes both white box testing, ठीक है, where the tester has knowledge of the internal structure, and black box testing where the tester has no knowledge of the internal structure। ठीक है, तो इसका मेथड क्या होता है कि वही वाइट बॉक्स टेस्टिंग इसके ही अंदर आता है, जहाँ पे टेस्टर को नॉलेज होता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर काम कैसे करता है। अच्छा देखिए, अगर आप लोग एग्जाम से पढ़ रहे हो तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के बारे में भी बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आता है, जैसे ये सब आया ना, इसी तरह से ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, इसका भी क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें वाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है कि जहाँ पे टेस्टर को नॉलेज होता है कि भाई इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। फॉर एग्जांपल आप एक प्रोग्राम लिखे हो, एक वेबसाइट बनाए हो, तो आपको पता है कि हाँ ये वेबसाइट ये काम इस तरह से करता है, लॉगिन ऐसे होगा, ये होगा, आपको एकदम इनर नॉलेज भी है उस स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, वाइट बॉक्स टेस्टिंग। और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, उसको अंदर का नहीं पता कि भाई वो पूरा मॉड्यूल जो है वो अंदर से कैसे काम कर रहा है, उसको बस इंटरनल से कोई मतलब नहीं, वो एक्सटर्नल वो रिजल्ट सही दे रहा है कि नहीं, वो होता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। वो चीज़ को चेक करना ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कराता है। तो वही होता है मेथड इसके अंदर अल्फा टेस्टिंग के अंदर। उसका देखिए इसका गोल क्या है,
टू कैच एंड फिक्स एज मेनी डिफेक्ट्स एज पॉसिबल बिफोर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट फेज। तो इसका गोल यही होता है कि भाई जितना ज़्यादा आप एरर को ढूंढ पाओ, डिफेक्ट को क्या कर पाओ, कैच कर पाओ, उतना अच्छा है। वो कैच करो, उसको फिक्स करो, ये चीज़ कर दो ताकि नेक्स्ट फेज में हम लोगों का कोई एरर ना रहे या फिर एकदम कम से कम एरर रहे। ठीक है, तो ये होता है अल्फा टेस्टिंग। समझ गए होंगे। अब देखिए बीटा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग क्या होता है? बीटा टेस्टिंग इज द subsequent phase of testing where the software is released to the limited group of external users outside the organization. This phase aims to gather feedback on the software performance in a real world environment. ठीक है, तो देखिए बीटा टेस्टिंग क्या होता है ना, ये अल्फा टेस्टिंग के बाद ही होता है। यानी कि एक तरह से समझिए लाइन बाय लाइन, पहले अल्फा टेस्टिंग हो गया, उसमें अपने यूज़र ने, डेवलपर ने ये सब टेस्ट कर लिया, फिर वो क्या करेगा, बीटा टेस्टिंग के लिए भेजेगा। यानी कि अब ये क्या करेगा ना कि सॉफ्टवेयर रिलीज़ कर देगा लिमिटेड लोगों के लिए। ठीक है, लिमिटेड ग्रुप के लिए। या ये हो सकता है कि आप फॉर एग्जांपल कोई बड़ी सी कंपनी है, कोई एक ग्रुप ने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है। अब वो क्या करेगा ना, अपने ही कंपनी के 10, 15 या 50 या 100 लोगों को भेज देगा ये वाला सॉफ्टवेयर के लिए, भाई आप यूज़ कीजिए इसको। ठीक है, और अब बताइए कि सही से काम कर रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत हो रही है क्या आपको। तो वो सब चीज़ करने के लिए होता है बीटा टेस्टिंग। ठीक है, वेयर द सॉफ्टवेयर रिलीज टू लिमिटेड ग्रुप और एक्सटर्नल यूज़र आउटसाइड द यानी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के कुछ लोगों को भेज देना। ठीक है, ये हो गया। ये क्या करता है कि एम टू गेदर फीडबैक एंड ऑफ द सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस इन रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट। इसका काम क्या होता है कि फीडबैक को गैदर करना। यानी कि भाई आपने भेजा है ना लोगों को, तो वहाँ से वो लोग किस तरह का रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि हाँ अच्छा है या फिर ये ख़राब है या बहुत बढ़िया है। तो वो सब क्या करना, फीडबैक को लेना और फिर उस हिसाब से सॉफ्टवेयर के परफॉर्मेंस को चेंज करना है ना, उसके अंदर कोई दिक्कत है उसको सही करना, वो सब करना। ठीक है, इसका देखिए कैसा होता है कि इससे पहला आएगा इन्वायरमेंट। तो कंडक्टेड इन अ रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट वेयर द एंड यूज़र ऑपरेट। ठीक है, तो ये हम लोग का रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट में जाता है ना। जैसे कि आप लोग का रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट मतलब कि भाई ये सिस्टम जो लाखों लोगों के पास जाना है, अभी लिमिटेड 100 लोगों के लिए भेजा गया है। तो रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट में जाता है जहाँ पे एंड यूज़र ऑपरेट करता है, यानी कि जिसके वो भेजे हैं वो अपना ऑपरेट कर रहा है, जो भी कर रहा है सिस्टम को वो चला रहा है। ठीक है, ये हो गया। इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स क्या होता है, तो इन्वॉल्व्स एक्चुअल यूजर्स और कस्टमर्स हु यूज़ दी सॉफ्टवेयर इन देयर ओन इन्वायरमेंट। दिस यूज़र आर ऑफन रिफर टू अ बीटा टेस्टर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक्चुअल यूज़र होते हैं, या फिर एक्चुअल यूज़र बोलिए या फिर कस्टमर बोलिए, जो उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अपने इन्वायरमेंट पे अपने हिसाब से। ठीक है, तो वो होते हैं इसके पार्टिसिपेंट्स। इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग, बीटा टेस्टर भी बोलते हैं, है ना। उसका आता है फोकसेस ऑन यूजिबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड आइडेंटिफाइंग द एनी वर्क्स और इशू दैट वेयर नॉट डिस्कवर्ड ड्यूरिंग अल्फा टेस्टिंग। यानी इसका फोकस क्या आता है, वही देखना कि भाई यूजिबिलिटी अच्छा से यूज़ हो पा रहा है कि नहीं, रिलायबल है कि नहीं, है ना। मतलब 100 लोगों 50 लोग कर रहे हैं तो सही से सिस्टम परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं। और फिर आइडेंटिफाई करना वर्क्स या इशू को जो कि हम लोगों का अल्फ़ा टेस्टिंग के वक्त नहीं कर पाए थे, है ना। अल्फ़ा टेस्टिंग के वक्त नहीं पता चला था, उन सब चीज़ों को यहाँ पे कैच करना। उसका देखिए इसका मेथड्स क्या होता है। प्राइमरीली ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, एज बीटा टेस्टर टिपिकली डू नॉट हैव एक्सेस टू द इंटरनल कोड बेस। ठीक है, तो इसमें क्या मेथड यूज़ होता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि भाई बीटा टेस्टर जो होते हैं या फिर जो यूज़र होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, उनको नहीं पता है ना कि भाई एक्चुअली सिस्टम काम कैसे कर रहा है। वो तो बस ऊपर देख रहे हैं, है ना, फंक्शन देख रहे हैं कि भाई अच्छा मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो फॉर्म फिल हो पा रहा है कि नहीं। अब वो एक्चुअली फॉर्म में क्या क्या काम हो रहा है बैकएंड में, वो उनको थोड़ी नॉलेज है। और यही होता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, है ना, जिसमें इंटरनल नॉलेज नहीं होता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में। तो यही हो गया, इसका मेथड यूज़ होता है। और आप लोग हम यहाँ पे देखें तो अल्फा में क्या होता है कि वाइट बॉक्स भी होता है जिसमें नॉलेज होता है सबको, और ब्लैक बॉक्स भी होता है जिसमें नॉलेज नहीं होता है। तो ये दोनों टेस्टिंग इसमें हो जाता है मेथड यूज़, लेकिन इसमें सिर्फ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ही होता है। इसका देखिए गोल क्या होता है, टू गैदर फीडबैक एंड इंश्योर दैट सॉफ्टवेयर वर्क्स वेल इन डाइवर्स यूज़र इन्वायरमेंट बिफोर द ऑफिशियल रिलीज। तो यही वही है कि फीडबैक को गैदर करो और सॉफ्टवेयर बढ़िया से काम कर रहा है कि नहीं, वो सब चीज़ को एश्योर कर लो बिफोर ऑफिशियल ऑफिशियल रिलीज़ करने से पहले ये सब चीज़ों को सही कर दो। ठीक है, तो ये होता है इसका गोल। अब देखिए यहाँ पे देख अल्फ़ा टेस्टिंग, ये जो इतना दूर लिखे ना, अगर आप चाहो तो इस चीज़ को नहीं लिखोगे चलेगा, आप बस डायरेक्ट अल्फ़ा टेस्टिंग और ये इन्वायरमेंट, पार्टिसिपेंट, फोकस, मेथड, गोल ये सब भी लिख दोगे तो आपको एक तरह से सेम ही बात बता रहे हो, समझे। तो इस तरह से आप सेम विथ बीटा टेस्टिंग इतना दूर नहीं लिखोगे, आप नॉर्मल इन्वायरमेंट ये सब लिखोगे तो आपका काम हो जाएगा। समझ गए होंगे, कोई हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल सा चीज़ था। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का बी देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वाला PDF चाहिए तो पता है आपको क्या करना है, इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ,
अब तो ये प्लेलिस्ट भी ख़त्म हो गया है, तो अब वो जो वीडियो मैंने बताया था, अगर आप लोग अब तक नहीं देखे हो तो अब तो ये प्लेलिस्ट ख़त्म हो चुका है, अब तो कृपया करके देख लीजिए, ठीक है। और आपसे जो बन पाता है सपोर्ट जरूर कीजिए, ठीक है। तो आप चलिए लोग बी देख लेते हैं, 5 का बी। व्हाट इज़ मेंट बाय कोहेजन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ कोहेजन, ठीक है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये एक होता है कपलिंग और एक होता है कोहेजन, ये दोनों भाई भाई होते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए हम लोग को कोहेजन के बारे में पूछा है, तो चलिए देखते हैं। कोहेजन रिफर्स टू द डिग्री टू विच द एलिमेंट विद इन अ मॉड्यूल और कंपोनेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड वर्क टुगेदर एज अ सिंगल यूनिफाइड यूनिट, ठीक है। हाई कोहेजन इज जनरली कंसिडर्ड डिजायरेबल बिकॉज इट्स indicates that a module or a class has a well defined purpose and its components are closely related, ठीक है। तो कोहेजन क्या होता है ना, देखिए कोई भी मॉड्यूल, मतलब आपको पता है कि सिस्टम को हम लोग मॉड्यूल में तोड़ के रखते हैं, है ना, फंक्शन में तोड़ के रखते हैं। तो जब कि मॉड्यूल हो गया या फिर कंपोनेंट हो गया, वो सब के उसके जो एलिमेंट है वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, ठीक है। वो सब एक दूसरे से रिलेटेड होके एक तरह का काम कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए 4 मॉड्यूल मिलके, वो चारों मॉड्यूल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और वो चारों मॉड्यूल मिलके एक काम कर रहे हैं, तो उसी को कहते हैं हम लोग कोहेजन, ठीक है। जहाँ पे हम लोग का एलिमेंट कनेक्टेड होता है, अलग अलग मॉड्यूल का, अलग अलग कंपोनेंट का, और सब मिलके एक ही काम करते हैं टुगेदर एज अ सिंगल यूनिफाइड यूनिट, ठीक है। तो इसी को कहते हैं कोहेजन। हाई कोहेजन क्या होता है, उसको डिजायरेबल माना जाता है, उसको अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि भाई वो जो मॉड्यूल है, वो जो क्लास है, उसके अंदर उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो सब एक दूसरे के साथ क्लोजली है ना, क्लोजली रिलेटेड है, सब एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। तो इससे क्या होता है कि उसको हाई कोहेजन मतलब अच्छा, बैड कोहेजन मतलब लो कोहेजन मतलब बैड परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये हो गया कि कोहेजन के बारे में। अब देखिए टाइप ऑफ कोहेजन, तो देखिए कोहेजन हम लोग का 7 तरह का होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये ड्राइंग में देख सकते हो, डायग्राम में। पहला आता है फंक्शनल कोहेजन, ठीक है। तो फंक्शनल कोहेजन सबसे बेस्ट होता है, फिर आता है सीक्वेंटल, ठीक है। ये बेस्ट टू वर्स्ट है, ठीक है। तो यानी कि ये जो लास्ट वाला है ये आपका सबसे वर्स्ट है, और ये जो फर्स्ट वाला है फंक्शनल कोहेजन ये सबसे अच्छा है। चलिए हम लोग इसका डेफिनेशन में देखते हैं बढ़िया से। तो सबसे पहला है फंक्शनल कोहेजन। देखिए द एलिमेंट्स ऑफ द मॉड्यूल ऑल कंट्रीब्यूट टू परफॉर्मिंग अ सिंगल वेल डिफाइंड टास्क, ठीक है। तो ये सबसे पहला फंक्शनल कोहेजन, जो हम लोग नॉर्मल कोहेजन का डेफिनेशन देखे थे ना, यानी कि अलग अलग मॉड्यूल मिलके एक काम करना, वही होता है फंक्शनल कोहेजन। मतलब कि द एलिमेंट ऑफ द मॉड्यूल ऑल कंट्रीब्यूट टू परफॉर्मिंग अ सिंगल वेल डिफाइंड टास्क, यानी कि एक मॉड्यूल का जितने भी एलिमेंट्स है सब मिलके एक काम को कर रहा है, तो वही होता है हम लोग का फंक्शनल कोहेजन, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, अ मॉड्यूल दैट कैलकुलेट एरिया ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो एक हम लोग मॉड्यूल बना दिया है जो एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करता है, तो ये क्या होगा, ये फंक्शनल कोहेजन हो गया। यानी कि एक मॉड्यूल है जो एक तरह का काम कर रहा है, तो इसके अंदर हम लोग एरिया ऑफ सर्कल के लिए जो भी वैल्यू हम लोग को चाहिए वो सब मिलके हम लोग का एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करके दे रहा है, तो ये फंक्शनल कोहेजन सबसे बेस्ट होगा। उसके बाद आता है सीक्वेंटल कोहेजन। द एलिमेंट ऑफ द मॉड्यूल आर रिलेटेड बाय द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस वेयर द आउटपुट ऑफ वन एलिमेंट सर्व्स एज द इनपुट टू द नेक्स्ट, ठीक है। तो सीक्वेंस, ठीक है, नाम से पता चला सीक्वेंस में काम करना है, यानी कि एक मॉड्यूल जो है वो रिलेटेड होता है दूसरे मॉड्यूल से, ठीक है। द एलिमेंट ऑफ द मॉड्यूल आर रिलेटेड बाय द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, है ना, ऑपरेशन मतलब सीक्वेंस में रहता है, वेयर द आउटपुट ऑफ वन एलिमेंट, जहाँ पे एक एलिमेंट का आउटपुट दूसरे नेक्स्ट एलिमेंट का इनपुट के तौर पे काम करता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए, अ मॉड्यूल दैट रीड्स डेटा फ्रॉम अ फाइल, प्रोसेस इट एंड राइट द रिजल्ट टू अनदर फाइल, ठीक है। यानी कि इसका एक मॉड्यूल जो है कि वो फाइल से डेटा रीड करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है और फिर उसको राइट करता है अनदर, मतलब उसके रिजल्ट को राइट कर देता है अनदर फाइल पे। तो अनदर फाइल पे राइट किया, तो यानी कि अब वो जो नेक्स्ट फाइल है उसके लिए क्या हो गया, इनपुट बन गया, ये जो रिजल्ट आया है वो, समझे। तो इस तरह से सीक्वेंटल कोहेजन होता है, ठीक है। ये फंक्शनल कोहेजन से थोड़ा सा कम होता है लेकिन बेस्ट ही होता है। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन कोहेजन। तो ये क्या होता है, द एलिमेंट्स ऑफ द मॉड्यूल ऑपरेट्स ऑन द सेम डेटा और कंट्रीब्यूट टू प्रोड्यूसिंग द सेम डेटा, ठीक है। अगर आपको बैकग्राउंड में कुत्ते का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अभी रात के 1:27 हो रहे हैं, अब मैं कुत्ते को भौंकने से नहीं रोक सकता हूँ, ठीक। मैं काफ़ी ब्रेक ले लेता हूँ बीच बीच में, कभी कभी 5-7 मिनट तक ये लोग भौंकते रहते हैं, क्या ही कर सकते हैं। खैर चलिए, तो उसके बाद आता है कम्युनिकेशन कोहेजन। तो द एलिमेंट्स ऑफ द मॉड्यूल ऑपरेट्स ऑन द सेम डेटा और कंट्रीब्यूट टू प्रोड्यूसिंग द सेम डेटा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में मतलब क्या कि जो मॉड्यूल के अंदर जो एलिमेंट्स है वो या तो एक ही डेटा पे काम कर रहे हैं या फिर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं
कि वो सेम डेटा को प्रोड्यूस करे, समझे? तो उसी को कहते हैं कम्युनिकेशन कोहेजन। एग्जाम्पल के लिए अ मॉड्यूल दैट परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन ऑन अ कस्टमर रिकॉर्ड सच एज अपडेटिंग, डिलीटिंग एंड रिट्राइविंग। तो यानी कि ये एक एग्जाम्पल के तौर पे एक मॉड्यूल जो है वो कस्टमर रिकॉर्ड के ही वेरियस ऑपरेशन करता है, जैसे कि अपडेट कर रहा है ना, डिलीट कर रहा है, रिट्राइव कर रहा है। तो ये सब क्या है? कम्युनिकेशनल है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए प्रोसीडियर कोहेजन। द एलिमेंट ऑफ द मॉड्यूल आर रिलेटेड बाय द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन बट डू नॉट नेसेसरली शेयर डेटा, ठीक है। तो प्रोसीडियर में मतलब क्या होता है कि जो एलिमेंट्स है मॉड्यूल के अंदर वो रिलेटेड तो है सीक्वेंस में, है ना, सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन तो है, पर ज़रूरी नहीं है कि वो डेटा को शेयर ही करे, समझे? जैसा कि हम लोग यहाँ देखे थे ना सिक्वेंटल में, तो इसमें हम लोग का क्या था कि ये सीक्वेंस में काम हो रहा है, लेकिन इसमें हम लोग को डेटा भी शेयर करें, यानी कि पहला डेटा जब जो हम लोग को आउटपुट आया वो दूसरा के लिए इनपुट बनता है। लेकिन ये प्रोसीजर में क्या है कि भाई जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी काम हो रहे हैं वो तो सीक्वेंस में हो रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन हो रहा है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो डेटा को शेयर ही करे, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि पहला वाला जो आउटपुट आया वो दूसरा का इनपुट बने ही, ठीक है। हो सकता है कि पहला वाला अपना काम किया, दूसरा अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया एग्जाम्पल, देख सकते हैं अ मॉड्यूल दैट सॉर्ट्स अ लिस्ट ऑफ नंबर्स एंड देन सर्चेस फॉर अ स्पेसिफिक वैल्यू, ठीक है। यानी कि एक मॉड्यूल जो है वो पहले लिस्ट ऑफ नंबर्स को सॉर्ट कर रहा है और फिर क्या कर रहा है? स्पेसिफिक वैल्यू को सर्च कर रहा है। तो ये देख रहे, इससे कोई ये नहीं है कि भाई जो सॉर्ट करके वैल्यू आया है उसी को आगे जाके वो सर्च कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, समझे? तो ये हो गया हम लोग का प्रोसीजर। उसके बाद आता है टेम्पोरल कोहेजन। द एलिमेंट्स ऑफ द मॉड्यूल आर रिलेटेड बाय द टाइम एट विच दे आर एग्जीक्यूटेड टिपिकली ड्यूरिंग द पर्टिकुलर फेज ऑफ एग्जीक्यूशन। तो टेम्पोरल क्या होता है कि एलिमेंट्स ऑफ द मॉड्यूल आर रिलेटेड बाय द टाइम, यानी कि किस टाइम पे ये एग्जीक्यूट हुआ है वो हम लोग का रिलेटेड रहता है, ठीक है। जैसे कि टिपिकली ड्यूरिंग द पर्टिकुलर फेज ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी कि किस फेज में ये एग्जीक्यूट हुआ है उस चीज़ को कहते हैं टेम्पोरल। जैसे कि एग्जांपल अ मॉड्यूल दैट इनिशियलाइज वेरियस वेरिएबल्स एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम में अगर किसी तरह का उसने फॉर एग्जांपल इंक्लूड किया है प्रोग्राम के अंदर कोई चीज़ को, तो वो क्या है? स्टार्टिंग में क्या है? तो वो है टेम्पोरल कोहेजन, ठीक है, कि किस टाइम पे क्या है, क्या करना? रिलेटेड बाय द टाइम, टाइम से रिलेट करना। उसके बाद आता है लॉजिकल कोहेजन। तो देखिए द एलिमेंट्स ऑफ द मॉड्यूल आर रिलेटेड लॉजिकली एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस थॉट ईच फंक्शन इज परफॉर्म बेस्ड ऑन अ कंट्रोल वेरिएबल्स, ठीक है। तो लॉजिकल कोहेजन नाम से पता चल रहा है लॉजिकल काम करने के लिए, है ना। एलिमेंट्स ऑफ द मॉड्यूल आर रिलेटेड लॉजिकली एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, ठीक है, लॉजिकल और सिमिलर फंक्शन को काम करता है। थॉट ईच फंक्शन इज परफॉर्म बेस्ड ऑन कंट्रोल वेरिएबल्स, और जितने भी फंक्शन होते हैं वो कंट्रोल वेरिएबल्स जिस तरह का होता है उस तरह से काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अ मॉड्यूल कंटेनिंग वेरियस मैथमेटिकल फंक्शन सच एज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन दैट आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन अ कंट्रोल यूनिट। तो वही है कि एक मॉड्यूल का एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि हम लोग का मैथमेटिकल फंक्शन करता है, जैसे कि प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, जो भी कंट्रोल इनपुट उसको मिलता है। फॉर एग्जांपल 2 नंबर दे दिया, बोला इसको प्लस करो, तो प्लस जब करेगा तो वो प्लस वाला काम करेगा, ठीक है। अगर वो माइनस सेलेक्ट करता है तो माइनस वाला काम करेगा। तो ये हो गया लॉजिकल कोहेजन, ठीक है। ये सबसे वर्स्ट में आने लगा है, ठीक है। उसके बाद आता है को इंसिडेंटल कोहेजन। तो ये क्या होता है? द एलिमेंट्स ऑफ द मॉड्यूल हैव लिटिल और नो मीनिंगफुल रिलेशनशिप एंड आर ग्रुप्ड आर्बिट्रेटली, ठीक है। तो कोइंसिडेंटल में क्या होता है कि ऐसा मॉड्यूल, एलिमेंट ऑफ द मॉड्यूल हैव कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, ठीक है। यानी कि उसके अंदर मॉड्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स उसके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, कोई एक एलिमेंट कुछ काम कर रहा है, दूसरा एलिमेंट कुछ काम कर रहा है। तो ये क्या होता है? कोइंसिडेंटल कोहेजन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अ मॉड्यूल दैट कंटेन फंक्शन फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ सर्कल एंड सॉर्टिंग अ लिस्ट ऑफ नंबर, ठीक है। तो एक मॉड्यूल हो गया है कि जो काम क्या कर रहा है, वो एरिया ऑफ सर्कल को भी फाइंड कर रहा है और वो क्या कर रहा है? सॉर्ट भी कर रहा है लिस्ट ऑफ नंबर को। तो देखिए इन दोनों का कोई संबंध नहीं है ना। तो इस तरह का जो होता है ना, उसको ये हम लोग का सबसे वर्स्ट होता है कोहेजन में, ठीक है। क्योंकि इसमें एक इसमें तो है, मॉड्यूल के अंदर तो है, लेकिन मॉड्यूल के अंदर कुछ भी ये नहीं है, सिमिलर नहीं है, सब अपना अपना काम कर रहा है। तो ये हो गया सबसे बेकार। दिस टाइप ऑफ कोहेजन इज जनरली अनडिजायरेबल, ठीक है। ये सब क्या होता है कि अनडिजायरेबल होता है। तो यही था हम लोग का कोहेजन के बारे में। 7 कोहेजन है, इसको आप चाहो तो ऐसे डायग्राम भी बना सकते हो ये वाला। और सबके बारे में देखिए मैंने एक लाइन बताया और एक लाइन एग्जाम्पल भी दे दिया है। एग्जाम्पल दे देने से और अच्छे से समझ में आ जा रहा है चीज़ें, ठीक है। तो आप भी ज़रूर एग्जाम्पल दे दीजिएगा। 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।
इसका कपलिंग भी होता है, वो भी आप पढ़ लीजिएगा अगर आप एग्ज़ाम से एक रात पहले देख रहे हो। और हाँ, जून 24 वाला भी ज़रूर देख लीजिएगा, और आने वाले समय में मैं इसका और भी करवाऊँगा पेपर, तो आप उन सबको भी ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने बोला है, वो डिस्क्रिप्शन वाला वीडियो को अब तो ज़रूर देख लीजिए, अब तो एंड हो गया है ना, अब तो आप देख ही सकते हो, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा और आपसे जो बन पाता है ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट का भी तो है ही आपका, जैसे 52 हो गया, 53 हो गया, 54 हो गया, BCS 50, वो सब, ठीक है, वो सब ज़रूर देख लीजिएगा। और उसके बाद लैब का भी मैंने बना दिया है, वो सब भी पढ़ लीजिएगा। अगर आप प्रीवियस में कोई बैक लगा है तो उन सब का भी कंटेंट आपको मिल जाएगा, यहाँ पे इग्नू BCS से रिलेटेड सब कुछ मिलेगा आपको, तो सबको देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।